साथ हूं मैं दीपा बाफिल। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम डोज, 31 मार्च तक निकाय चुनाव पर रोक। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में ओबीसी आरक्षण पर जो लड़ाई छिड़ी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़वी डोज के साथ यूपी सरकार को राहत दे दी है। वहीं बात करेंगे राहुल गांधी को मिले अयोध्या के आशीर्वाद की, जिस पर देश की राजनीति गर्मा गई है। क्योंकि अयोध्या वो सेंटर है जो यूपी नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को साधता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है। वही बात करेंगे मायावती की मुस्लिम वोट की गोलबंदी की, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, मायावती दलित मुस्लिम गठजोड़ को जोड़ने में लगातार जुटी हुई है। वहीं बात करेंगे बिकरू कांड से जुड़ी खुशी दुबे की, जिनकी जमानत पर राजनीति गर्मा गई है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात निकाय चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, जिसने कोर्ट और वोट के बीच फंसी यूपी सरकार को बड़ी राहत दे दी है। क्योंकि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव करवाने को कहा था। हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने तक रोक लगा दी है, जिससे सरकार के बनाए आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 महीने की मोहलत मिल गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 3 महीने में रिपोर्ट तैयार हो पाएगी, क्योंकि सरकार कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष अभी भी सरकार को पिछड़ा विरोधी बता रही है। सुप्रीम कोर्ट की कड़वी डोज, 31 मार्च तक निकाय चुनाव पर रोक। ओबीसी आरक्षण का महासंग्राम 3 महीने तक होगा घमासान। ओबीसी आरक्षण पर फंसी सूबे की सरकार को सुप्रीम कोर्ट कड़वी डोज के साथ बड़ी राहत दे दी। क्योंकि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के जो तुरंत चुनाव कराने का फैसला दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहलत देते वक्त वो बात भी दोहराई जिस पर समूचा विपक्ष सरकार को घेर रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार अपनी जीत के रूप में देख रही, क्योंकि सीएम योगी ने इस फैसले का स्वागत किया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देते हुए हम चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली, जिससे ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई और ज्यादा गर्मा गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के संबंध में जो आदेश दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उसका स्वागत करती है। निकाय चुनाव को लेकर के जो फैसला आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उस फैसले से भारतीय जनता पार्टी की सोच को एक बार फिर झटका लगा है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव कराने की मंशा रख रही थी, उस मंशा को एक करारा झटका लगा है। इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने रखा था। उस कमेटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि कमेटी 3 महीने में ही अपनी रिपोर्ट दे। 31 मार्च 2023 तक अब इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग आगे चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। वहीं अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो उसकी जीत है, तो बीजेपी भी कह रही है कि ये हमारी जीत है। दरअसल ये पूरी लड़ाई ओबीसी वोट बैंक की है, जिसकी आबादी 52% के करीब है, जिसमें 43% गैर यादव बिरादरी है। भाजपा ने गैर यादव ओबीसी के सहारे यूपी में अपनी जगह बनाई, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि यही मौका है जब भाजपा को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़ा कर पिछड़े वर्ग के विश्वास को दोबारा से जीता जाए। हाईकोर्ट का फैसला आते ही सपा ने मोर्चा खोल दिया, जो भाजपा को न सिर्फ पिछड़ा विरोधी बता रही थी, बल्कि दलित आरक्षण के नाम पर भी डर दिखा रही थी।
भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक मशक्कत कर रही है, क्योंकि यूपी में भाजपा का सारा सियासी आधार अब ओबीसी वोट बैंक पर ही टिका है, जो अगर खिसक गया तो सत्ता की राह मुश्किल हो सकती है। और ये बात कहीं न कहीं भाजपा को भी पता है। यही वजह है कि भाजपा ने न सिर्फ अपने ओबीसी बिरादरी से आने वाले मंत्रियों को मैदान में आगे रखा, बल्कि हर कदम भी फूंक कर रखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी, क्या उस तय वक्त में आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर पाएगा? क्योंकि 75 जिले हैं और दिन 90। ऐसे में 5 सदस्यीय टीम बिना छुट्टी के भी रिपोर्ट तैयार करेगी, तब भी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट तैयार हो पाएगी। फिलहाल सरकार के पास 3 हफ्ते का वक्त है। इसमें सरकार को बताना होगा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कितनी जल्दी आ सकती है। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि यूपी में निकाय चुनाव कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राहुल को मिला अयोध्या से आशीर्वाद, भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व की धार। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा यूपी में दूसरे दिन शामली की तरफ बढ़ गई है, लेकिन इस यात्रा के जरिए मिल रही राहुल गांधी के आशीर्वाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक दिन पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी, और अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की है, जिस पर सूबे की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। क्योंकि राहुल के लिए ये तारीफ उस अयोध्या से आई है जिसके दम पर भाजपा विपक्ष को घेरती रही है। ऐसे में राहुल को अयोध्या का आशीर्वाद मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा लगातार राहुल की इस यात्रा पर हमला बोल रही है। अयोध्या में राहुल का असर, 24 में पूरी होगी कसर। हिंदुत्व की पिच तैयार, राहुल की ललकार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल तो पश्चिम में रही है, लेकिन इसका असर सियासत के सबसे बड़े केंद्र में दिखाई दे रहा। क्योंकि जिस अयोध्या की धमक दिल्ली की सत्ता को साधती रही, अब उसी अयोध्या में भारत जोड़ो यात्रा की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही। क्योंकि पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी, और अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो दरअसल राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों, आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है। लेकिन जिस तरह से राहुल को अयोध्या से तारीफ मिली, उससे सियासी हलचल तेज हो गई। क्योंकि एक तरफ चंपत राय राहुल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता भी बता रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि एक तरफ भाजपा लगातार राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर है, तो संघ का कार्यकर्ता होने के बाद भी राहुल की इस यात्रा की तारीफ क्यों की गई? क्या भाजपा और संघ में राहुल की यात्रा को लेकर अलग अलग मत है? क्योंकि अब तक सिर्फ भाजपा अयोध्या के मोर्चे पर अपने विरोधियों को घेरती रही, लेकिन उसी अयोध्या से अगर राहुल गांधी की तारीफ होने लगी तो सवाल बड़े हो जाते हैं। वैसे राहुल गांधी भी हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने से चूक नहीं रहे। मंगलवार को जब राहुल ने दिल्ली से यात्रा की शुरुआत की, तो वो माथे पर तिलक और हाथ में गदा लिए नजर आए थे। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में
मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। जिसको लेकर राहुल जी निकले थे, तो कुल मिलाकर उनका कोई भारत जोड़ना तो एक नाम था, बाकी काम तो उनका विपक्ष को जोड़ना था। वो जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में, कांग्रेस का जनाधार एक तरीके से निम्न स्तर पर पहुंच गया है और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती भाजपा के खिलाफ, इस बात को कांग्रेस भी समझती है। पहले राम जन्मभूमि रामलला विराजमान के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। तो अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर 50 साल का कोई नौजवान इस तरीके से भारत का भ्रमण कर रहा है, पैदल चल रहा है, 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहा है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। वैसे सवाल सिर्फ चंपत राय या सत्येंद्र दास का नहीं, विपक्ष के कई नेता राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को जहां राहुल में बेहतर कल की उम्मीद दिख रही, वहीं आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी राहुल को तपस्वी बता चुके हैं और अब पूरी रालोद राहुल की तारीफ करने में लगी है। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक ट्वीट करके हम लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए, स्वागत करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उनके एक आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता आज यहाँ सड़क पे है। जो किसान मजदूर युवाओं की बात करेगा उसके लिए जोश ही होगा, अलग ही जोश होगा, अलग ही उमंग होगी। तो जयंत चौधरी ने बहुत अच्छी पहल की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहल की, हमने उनका स्वागत किया राहुल गांधी जी का। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन को देख कांग्रेस गदगद है। तमिलनाडु और केरल से हम चले तो वहाँ इस समय इस वक्त 27 डिग्री 26 डिग्री टेम्परेचर होगा। यहाँ हम खड़े हैं 10 डिग्री टेम्परेचर है। आपने भी सूट वूट पूरा बाकायदा पहन रखा है, आपको भी ठंड लग रही है, लेकिन राहुल गांधी जी तब भी एक टी शर्ट में थे, आज भी एक टी शर्ट में है, और उस एक टी शर्ट ने अच्छों के माथे पे पसीना ला दिया है। इशारा किसकी तरफ? इशारा आप जिसकी तरफ समझ रहे हैं मैं उन्हीं की तरफ कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को वही करके दिखाना है जो देश को संदेश किया है, और ये संदेश हमने स्वीकार किया है। हम पूर्ण समर्थन इस संदेश को देते हैं। निकल कर आए हैं, सर्दी में निकल कर आए हैं, और हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं ताकि ये संदेश कामयाब हो जाए। ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, ये जो है ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, सर्व समाज के हित में, व्यापारियों के हित में है, हमारे किसानों के हित में है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में एंट्री के दूसरे दिन कांग्रेसियों का उत्साह तब और बढ़ गया जब आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत को पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ साथ आरएलडी के झंडे भी खूब नजर आए और नजर आई सियासी संभावनाएं भी। हालांकि ये सियासी संभावनाएं 2024 में कितना असर दिखाएंगी ये वक्त और हालात तय करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2 विधायक और 1 सांसद वाली कांग्रेस 2024 में यूपी में कुछ बड़ा कर पाएगी? क्योंकि विपक्षी दलों के नेता भले ही राहुल की तारीफ कर रहे हों, लेकिन एक बात यह भी है कि कोई भी बड़ा नेता अब तक राहुल की इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ, और ये बात कहीं न कहीं सवाल उठा रही। क्या कांग्रेस देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में भाजपा को चुनौती दे पाएगी, या सपा बसपा रालोद के पीछे ही खड़ी नजर आएगी? शामली से सनुज शर्मा के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात हाथी पर सवार होगी अतीक फैमिली 24 के लिए दलित मुस्लिम गोलबंदी। क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा 24 की तैयारी में जुट गई है, सपा ओबीसी मोर्चे पर भाजपा को घेर रही है, वहीं मायावती अपने दलित वोट में मुस्लिम वोट को जोड़ने में जुटी हुई है। क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने इमरान मसूद को बसपा में शामिल करवाया था, वहीं अब अतीक की फैमिली बसपा का दामन थामने वाली है। इससे मुस्लिम मोर्चे पर माया की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि अतीक अहमद भले ही अभी जेल में बंद हो, लेकिन प्रयागराज में उसका अपना रसूख है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम सपा को छोड़कर बसपा के लिए दरी बिछाएगा?
माया की मुस्लिम गोलबंदी, निकाय से पहले 24 की किलेबंदी। अतीक का परिवार करेगा हाथी की सवारी, लाल के खेमे में टेंशन भारी। जहां एक तरफ सपा और भाजपा के बीच ओबीसी वोट की जंग छिड़ी हुई है, वहीं मायावती मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुट गई है, क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने सपा से आए इमरान मसूद को बसपा में शामिल कराया था। वहीं अब बाहुबली अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी का साथ छोड़कर बसपा में शामिल होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन न सिर्फ बसपा का दामन थामेंगी, बल्कि उन्हें बसपा प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हमेशा मेरे होते रहते हैं और ये हमारे 15 जनवरी की तैयारी भी है, निकाय चुनाव की तैयारी भी है। ये सारी चीज़ हमारे कार्यक्रम के थ्रू अपने कार्यकर्ताओं इकट्ठे करके अपनी बात को पहुंचाते रहते हैं। और पूरे विधानसभा से, हमारे बालोह विधानसभा से हमारे सभी कार्यकर्ता जिला विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से पूरे रैली के थ्रू आते हैं हमारे यहाँ। को प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित होगा और इसी कार्यक्रम में अतीक अहमद के परिवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की में मेयर की सीट पर उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। जानकारी से दलित मुस्लिम गठजोड़ के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में जहां दलितों की आबादी 21% के करीब है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 19% है, जिसे अगर मिला दिया जाए तो 40% हो जाती है। और यही गठजोड़ कभी बसपा की बड़ी ताकत होता था, जिसके दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब बसपा का ये वोट बट चुका है। मुस्लिम वोट जहाँ सपा के पास चला गया है, वहीं दलितों का एक बड़ा धड़ा भाजपा को वोट करने लगा है। अब मायावती की कोशिश फिर से अपने इस वोट को एकजुट करने की है, क्योंकि अगर अतीक की पत्नी बसपा में जाती है तो ये मायावती का तीसरा बड़ा दाव होगा, क्योंकि इससे पहले मायावती आजमगढ़ में गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम को पार्टी में शामिल करा चुकी हैं। वहीं इमरान मसूद की पत्नी साइम मसूद को सहारनपुर से मेयर का उम्मीदवार बना चुकी हैं। मतलब मायावती लगातार मुस्लिमों को संदेश दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम सपा को छोड़कर बसपा के पास आएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट पर सिर्फ बसपा की नजर नहीं है, भाजपा भी पसमानदा मुस्लिम पर नजर गड़ाए बैठी है और रामपुर में मिली जीत के बाद भाजपा के हौसले और ज्यादा बुलंद है। मतलब एकदम साफ है, 19% मुस्लिम वोट के लिए सपा से लेकर बसपा और भाजपा सब रेस में है। लेकिन मुसलमान किसके लिए दरी बिछाएगा, ये आने वाले निकाय चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बिकरू की बिसात, ब्राह्मण वोट का दम, सुप्रीम फैसले से कहीं खुशी कहीं गम, क्योंकि जिस बिकरू कांड ने 30 महीने पहले पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत मचा दी थी, अब इसी बिकरू कांड से जुड़ी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब खुशी दुबे को मिली जमानत पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा खुशी दुबे के जरिए जहां महिला के साथ ब्राह्मण वोट को साध रही है, वहीं प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर आई है और इन सब के निशाने पर भाजपा है। खुशी दुबे की होगी रिहाई, शुरू हुई ब्राह्मण वोट की लड़ाई। बिकरू कांड में हुई थी गिरफ्तारी, नारी उत्पीड़न पर सियासत भारी। जुलाई 2020 का बिकरू कांड आज भी सबके जेहन में है, जब कानपुर का बिकरू विकास दुबे की सनक की वजह से दहल उठा था। अब इसी केस से जुड़ी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने 30 महीने बाद जमानत दे दी, लेकिन खुशी दुबे की रिहाई से पहले राजनीति शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी खुशी दुबे के जरिए भाजपा पर निशाना साध रही है और खुशी दुबे की जमानत को भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार बता रही है। खुशी दुबे प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट से
जमानत मिलने पर हम लोगों को कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि ये मालूम है कि भले ही बिकरू कांड में किसी कोई भूमिका हो, पर ये बेटी जिसकी उस समय उम्र भी कम थी, मात्र 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, और उसको इस तरह से गैंगस्टर बता करके लंबे समय जेल में रखा गया। लेकिन आज जमानत मिली है, हमें उम्मीद है कि ट्रायल में मुकदमे से वो बरी भी होगी, और उसके बाद जो दोषी अधिकारी होंगे जिन्होंने इस तरह से परेशान किया है, फंसाया है, उन पर भी कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। खुशी दुबे की जमानत को कांग्रेस भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जहां प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार खुशी दुबे को लेकर आवाज उठाई। ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का महिलाओं के प्रति अपना नफरती रवैया रखती है, ब्राह्मणों के प्रति किस तरीके का रखती है। आज उसी का दुष्परिणाम है कि जब जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, सरकार अपराधियों को बचाती नजर आई, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है, प्रदेश को इस बात को समझना होगा। तो लंबे समय तक खुशी दुबे जेल में रही हैं, अब उनके लिए राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुशी दुबे की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि खुशी दुबे जिस वक्त गिरफ्तार हुई थी, हिरासत में ली गई थी, उस वक्त वो नाबालिग थी, अब उसको रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ तय शर्त भी दी गई है जिससे कि खुशी दुबे को उस शर्त को मानना होगा रिहाई के बाद। उनमें सबसे प्रमुख शर्त है कि हफ्ते में एक बार थाने पर जाके हाजिरी लगानी होगी, और जो निचली अदालत है वो अपनी कुछ शर्तों के साथ जमानत देगी, उसके बाद उन शर्तों को पालन में करना होगा, और उसके बाद अगर उन शर्तों का पालन खुशी दुबे नहीं करती है तो उसको एक बार फिर से उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है कि खुशी दुबे का मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गरमाया था, और अब जिस तरह से खुशी को जमानत मिली है उससे सियासत और ज्यादा गर्म हो चुकी है, क्योंकि यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में खुशी की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि वो गिरोह को सक्रिय कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि घटना के समय खुशी की उम्र 17 साल से भी कम थी। इस दौरान यूपी सरकार ने जेल में खुशी के व्यवहार और दूसरे कैदियों के साथ झगड़े का भी जिक्र किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस में ट्रायल शुरू हो चुका है, इसलिए खुशी को जेल में रखने की जरूरत नहीं है। ये कुल मिलाकर ये सरकार का विषय नहीं होता है, ये तो पुलिस का विषय है। पुलिस ने मुकदमा लिखा, और फिर मुकदमा लिखने के बाद उसमें चार्जशीट लगी, चार्जशीट लगने के बाद में मुकदमा कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसमें क्या फैसला लिया तो कोर्ट तय करेगी कब छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो व्यवस्था है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यदि उसमें उसको जमानत दिया है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ कर दिया होगा। अब बता दें कि घटना के समय खुशी नाबालिग थी। उसकी शादी 29 जून 2020 को अमर दुबे से हुई थी। शादी के महज 3 दिन बाद 2 जुलाई 2020 को बिकरू कांड हुआ था। उस समय उसकी उम्र 16 साल के लगभग, यानी अब 30 महीने बाद खुशी दुबे जेल से रिहा होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खुशी दुबे पर शुरू हुई सियासत खत्म होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात योगी की निवेश क्रांति, यूपी बनेगा देश की शक्ति। क्योंकि जब सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक शपथ यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की भी ली थी। अब सीएम योगी इसी सपने को पूरा करने के लिए मुंबई के मिशन पर हैं, जहां सीएम योगी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं, जबकि इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री 16 देशों का दौरा करके आ चुके थे। और यही वजह है कि अब सीएम योगी के इस मुंबई दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। The blessed land of Ram, the modern land of expressways. योगी की निवेश क्रांति, यूपी बनेगा 1 ट्रिलियन की शक्ति। मिशन मुंबई पर सीएम योगी, यूपी पर निवेश की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश को फरवरी महीने में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिला है। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दूसरा G20 सम्मेलन। दोनों ही कार्यक्रमों में देश विदेश से अतिथि आएंगे। लेकिन बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की करें तो विदेशी निवेश के बाद अब सीएम योगी देशी निवेश जुटाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी मुंबई दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने ताज होटल में निवेशकों से मुलाकात की, वहीं प्रवासी प्रदेशवासियों से मुलाकात की। और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। The land that has always remained India's cultural and spiritual capital. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यही वजह है कि सीएम योगी के मुंबई दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ सीएम योगी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही उद्योग जगत की तमाम हस्तियों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं 5 जनवरी को बैंक अधिकारियों से मुलाकात होगी। इसके बाद सीएम मुंबई के होटल ताज में रोड शो करेंगे। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति रहेंगे। देश के औद्योगिक राजधानी मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर स्वदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता देने आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के फायदे भी गिनाने पहुंचे हैं और यूपी में उनकी सरकार का $1 ट्रिलियन का रोड मैप क्या होगा ये भी बताने आए। सूबे की सरकार ने यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका जिक्र सीएम योगी और सरकार के मंत्री हर मंच से करते रहे हैं। अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम है। देखिए, पिछली बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बम्बई गए थे और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है निवेश केवल बम्बई से आया था। इस बार हम लोग को पूरा विश्वास है कि केवल बम्बई से 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश बम्बई से आएगा, क्योंकि और हम सभी मंत्री लोग विभिन्न राज्यों में जाकर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से बात करेंगे और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को एक ऐसा स्टेट हम लोग बनाने जा रहे हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल होगा। The dynamic land with rapid connectivity, उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का बड़ा बेटा है, लेकिन जब बात भागीदारी की आती है तो वो पीछे नजर आता है। लेकिन अब सूबे की योगी सरकार यूपी को भारत की तरक्की का सबसे बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है, ताकि जब भी यूपी की बात आए तो सबसे बड़े भागीदार के तौर पर आए। गांवों की कनेक्टिविटी को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।